नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष त्रिवेदी। स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम संवाद में। संवाद में आज हम एक अंतर्राष्ट्रीय विषय पर बात करेंगे जो आज का मौजूद विषय है और बिल्कुल तात्कालिक मामला है। आज पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की चर्चा हो रही है तो वो है तालिबान और अफ़गानिस्तान। हम सब ने देखा कि एक बहुत ही त्वरित घटनाक्रम में तालिबान ने पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया। पूरे अफ़गानिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है और विश्वव्यापी इसका असर पड़ा है। विश्व के तमाम देश इस पर नज़र रखे हुए हैं और सोच रहे हैं कि इस पर क्या किया जा सकता है, क्या नहीं कह सकते। बहुत सारे तमाम देशों के लोग वहाँ फंसे हुए हैं, वहाँ से उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। लगभग 12-15 दिन में पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया तालिबान ने। तो ये मामला पूरा क्या है, किस तरीके से तालिबान ने कब्जा कर लिया, तालिबान की सोच क्या है, अफ़गानिस्तान क्या है, इन सारे विषयों पर, इन सारे पहलुओं पर बातचीत करेंगे आज हम लोग। और इस विशेष बातचीत में हमारे विशेष मेहमान हैं रामजी तिवारी जी। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं कि इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं और साहित्य कला संस्कृति पर अच्छी समझ है। सबसे पहले तो कि इसकी शुरुआत कैसे होती है, जैसे तालिबान किस तरीके से पनपता है और पूरे अफ़गानिस्तान पर आज कब्जा कर लिया उसने, तो ये शुरुआत से लेकर के अब तक का संक्षेप में एक विश्लेषण जो है कि पूरा मामला क्या है। नमस्ते साथियों। शुरुआत से मतलब एक भारतनामा श्रृंखला आई थी। मधुकर उपाध्याय एक बीबीसी के पत्रकार थे और उन्होंने एक श्रृंखला की थी जब भारत की आज़ादी के 50 साल हुए थे। तो वो पूरे देश में घूमे थे और उन्होंने एक श्रृंखला में ये एक सवाल पूछा था। तमिलनाडु में एक सामाजिक चिंतक रहे हैं चो रामास्वामी, उनसे उन्होंने आर्य द्रविड़ विवाद पे एक सवाल पूछा था कि आर्य द्रविड़ विवाद की जड़ कहाँ पे। तो चो रामास्वामी ने जो उत्तर दिया वही मैं इसका उत्तर दूंगा इस प्रश्न का। तो उन्होंने कहा कि ये आर्य द्रविड़ विवाद का जो उत्पत्ति है वो इस बात पे निर्भर करती है कि आप इतिहास में कितना पीछे जाना चाहते हैं। यदि आप पूरा सफ़र तय करना चाहते हैं इतिहास का तो ये विवाद कुछ नहीं है। और यदि आप अपने हिसाब से कुछ चुनिंदा चुन के और वहाँ से करना चाहते हैं तो आप जैसे चाहें जहाँ से चुन लें और फिर उसके हिसाब से व्याख्या कर लेंगे। बहरहाल हम लोग जैसे ये अफ़गानिस्तान विवाद को भी देखें तो अफ़गानिस्तान की जो सभ्यता है वो एक तरह से सिंधु घाटी की सभ्यता के समय से अफ़गानिस्तान का जिक्र आता है। माने उस दौर में भी अफ़गानिस्तान के कुछ इलाके रहे हैं, उनका एग्जिस्टेंस रहा है, वहाँ पे सभ्यता रही है। और आप देखेंगे कि भारत में जितने भी हमले हुए तो वो एक दर्रा रहा जहाँ से मध्य एशिया से और यूरोप से भी जो लोग आए तो वो उस रास्ते को उन्होंने अपनाया। तो अफ़गानिस्तान का बड़ा उस तरह से एक सामरिक महत्व रहा है। बहरहाल अगर हम लोग 20वीं सदी के बाद की ही घटनाओं को अगर देखें तो आज़ादी के माने हम लोग जब आज़ाद हो रहे थे तो उस समय अफ़गानिस्तान में भी जो सरकार थी और उस समय जो बदलाव हुआ वहाँ पे, तो शाह की सरकार थी। करीब 70 के दशक के अंत तक राजतंत्र का एक मिला जुला रूप था वहाँ पे और अपेक्षाकृत अफ़गानिस्तान एक प्रगतिशील समाज था। वहाँ पे बहुत रिजिडिटी नहीं थी और इस्लाम का जो आप रूप कट्टर बहुत देखते हैं वो अफ़गानिस्तान में नहीं था उस समय और काफ़ी खुलापन था। कई बार आप देखेंगे कि अभी सोशल मीडिया पे भी पोस्टें शेयर की जाती हैं तो उसमें उस दौर की 60 और 70 के आसपास की लड़कियों की जो तस्वीरें वो तस्वीरें जाती हैं स्कर्ट बांध करके और तो वो अफ़गानिस्तान का चेहरा था। पर आप देखेंगे कि शीत युद्ध का दौर था और एक जो दो महाशक्तियाँ थी रूस और अमेरिका, एक ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे अपना कब्जा चाहती थी। उसमें रूस का इंटरफेरेंस हुआ अफ़गानिस्तान में। और फिर क्या हुआ कि जैसे एक शक्ति एक जगह जहाँ जाती थी तो दूसरी शक्ति उसको काउंटर करने के लिए वहाँ जाती थी। तो सरकार को सपोर्ट किया रूस ने और जो उसके विरोधी लोग थे उनको जो है सपोर्ट करना शुरू कर दिया अमेरिका ने। और विरोधी में जैसे जो भी वहाँ पे समूह थे, जो लड़ाके थे और जो छोटे छोटे धार्मिक समूह थे, जो भाषाई समूह थे, उन सबको मिला के उन्होंने और अलग अलग तरह से भी उनसे लड़ने के लिए भारी मात्रा में पैसा दिया। और चूँकि पाकिस्तान उनका मित्र था अमेरिका का तो वहाँ पे प्रशिक्षण दिया, बहुत हथियार दिया, सऊदी अरब के जरिए पैसा आया और इस तरह से वो एक ऐसी ताकतवर स्थिति में पहुँच गए जहाँ पे वो स्टेट के एकदम से समझिए कि को चैलेंज करने की स्थिति में। और
वहाँ पे उन्होंने रूस को हरा दिया, सोवियत सेनाओं को वापस होना पड़ा और रूस हार के गया उस अफगानिस्तान से 1979 के आसपास। और वो पराजय जो है उसने एक सबक दिया कि अफगानिस्तान में जो बाहरी ताकतें हैं वो बहुत लंबे समय तक सफल नहीं रह सकती। आप उसे देखें तो वियतनाम में अमेरिका भी हार चुका था, तो अफगानिस्तान ने डिफीट किया एक बड़ी महाशक्ति को। और उसके बाद क्या हुआ कि एक सरकार जो बनी वो थोड़ा इधर से सपोर्ट, थोड़ा उधर से सपोर्ट, थोड़ा दुनिया का भी, और जो ऐसे ग्रुप रहे वो उनकी भी ताकत उसी तरह से बनती बिगड़ती रही। और 90 का आप दशक याद करिए, जब सोवियत संघ का पराभव हुआ तो उस समय जो है वो तालिबान का फिर एक तरह से एक दूसरी तरह का उदय होता है और वो अफगानिस्तान पे पूरा उनका कब्जा हो जाता है। और फिर 8-9 साल का 10 साल का जो उनका शासन रहता है वो बड़ा भयानक रहता है, बहुत बर्बरता और धार्मिक अंधविश्वास और बहुत भयानक तरीके से हिंसा वो करते हैं। इवन राष्ट्रपति को सार्वजनिक तौर पे काबुल में फांसी दे दी जाती है, जो नजीबुल्लाह वहाँ के राष्ट्रपति थे। और उसके बाद देखें तो 9/11 की घटना हो जाती है और फिर अमेरिका उसका बदला लेने के लिए आता है और मार के तहस नहस कर देता है, फिर एक अपनी नई सरकार वहाँ बनवाता है। लेकिन 20 साल के बाद या कहें तो 10 साल के ही बाद ही 2010 से ही अमेरिका वहाँ से लौटना शुरू हो गया था और वो खोज रहा था जगह कि अब हमको पैसेज मिल जाए कि हम निकल जाएं। तो एक तरह से कहिए कि वो प्रक्रिया जो है आके अब पूरी हुई है। और इसमें ज़रूर ये हुआ है कि जो हमको अचानक से दिखाई देता है कि उनका कब्जा हो गया, वो अचानक से नहीं हुआ, वो धीरे धीरे कब्जा हुआ है। और वो वेल सेटलमेंट लगता है कि बाहर की जो ताकतें हैं, जो भी बड़ी ताकतें हैं, खास करके अमेरिका जो वहाँ पे थी और यूरोप की जो ताकतें लड़ रही थी, उन्होंने कोई ना कोई भीतर से समझौता किया है जिसके तहत ऐसा हुआ है। और ये हम जो अचानक से देखते हैं वो अचानक नहीं है, वो उसकी पूर्व पीठिका मुझे लगता है महीनों या वर्षों से चल रही थी और एक तरह से वो ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ है। क्योंकि एक तरफ जब हम देखते हैं कि 9/11 के बाद जब अमेरिका जाता है वहाँ पे, तालिबान को भगाता है वहाँ से, तो उतनी बड़ी सेना, अमेरिका का पूरा सपोर्ट और ये लगभग 20 साल का ये सफ़र, 20 साल तक हम देख रहे हैं कि अमेरिकी सेना है वहाँ पे और विश्व के तमाम देश भी लगे हुए हैं अफगानिस्तान के साथ। और उसके बाद हम देखते हैं कि बिल्कुल एकदम खटाक से ये चीज़ें आ रही है कि तालिबान एकदम आ गया। तो ये पूरा मसला जो है बिल्कुल अभी इस समस्या पर है। ये इसलिए आप इसको इस तरह से देखें कि 2001 के बाद जब हमला हुआ तो पहले तो अमेरिका ने ये सोचा और उसके तमाम मित्र देशों ने कि एक तो हम तालिबान को वहाँ पे नष्ट कर देंगे, दूसरा हम अपनी सरकार बनाएंगे, उनको हर तरह से इक्विप्ड करेंगे और उनके जरिए हम जो है अफगानिस्तान में शांति ले आएंगे और अपने तरह से वहाँ पे जो अस्थिरता है वो नहीं रहेगी, आतंकवाद नहीं रहेगा। लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे अमेरिका को ये लगने लगा या पश्चिम के देशों को कि खर्च बहुत ज़्यादा है, एक दूसरा ये कि जन धन की भी हानि बहुत है, जिससे कि तमाम हमले हो जाते थे और चूंकि बहुत दुरूह क्षेत्र है तो उसको वो रोक नहीं पा रहे थे। तो जब भी अमेरिकी सैनिक या यूरोपीय सैनिक मरता है तो वहाँ पे उनके देश के भीतर बड़ी भारी प्रक्रिया होती है। तीसरी चीज़ ये लग गया कि उनको कि ये जिस तरह का इलाका है उसमें हम ऊपर से बम गिरा के तबाह तो किसी को कर सकते हैं लेकिन किसी को इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। और जब तक वहाँ का समाज उसके लिए तैयार ना हो, और वो समाज जो है वो बहुत हद तक बटा हुआ है और वो जो सरकारें हैं वो उसी तरह से करप्ट, उनको जो पैसा मिलता है वो उन्होंने उसी तरह से उड़ाया। तो उनके प्रति जो एक सहानुभूति होनी चाहिए थी लोगों के मन में, वो न होके और कहीं ना कहीं ये मन में कि इस्लाम का भी और सब सारी चीज़ों का लेके फिर से तालिबान का एक तरह से उदय होने लगा। और ये ड्रोन हमले मार दे रहे थे, ये हवाई हमले मार दे रहे थे, पर ज़मीन पे जो कब्जा था वो तालिबान धीरे धीरे वो बढ़ता रहा। और इसमें आप इस बात को भी ध्यान में रखिए कि सिर्फ तालिबान इनके विरोध के बावजूद नहीं बनता रहा, कहीं ना कहीं इन लोगों की भी उसमें मंशा रही है और भूमिका रही है। जैसे आप देखें तो 4 उसके अगर भाग किए जाएं कि मैन पावर और पैसा कहाँ से आता है, हथियार कहाँ से आता है और ट्रेनिंग कौन देता है। तो मैन पावर केवल तालिबान के पास है, ट्रेनिंग उनकी सारी अफगानिस्तान और उसके आसपास है, पैसा सारा सऊदी अरब का लगा हुआ है ज़्यादातर, और हथियार जो है सब अमेरिका का है। तो ये जब आप जो तालिबान का आप उदय देखते हैं तो मुझे लगता है उसमें उनकी भूमिका 1/4 ही है।
जो 3/4 तो दूसरे लोगों की सपोर्ट भूमिका है, है। बिल्कुल। तो उन लोगों ने इसकी पूर्व पीठिका किया और आप देखें तो वर्षों से वार्ता चल रही थी कतर की राजधानी दोहा में। भारत ने भी उस वार्ता में पीछे से भाग लिया था, औपचारिक रूप से नहीं लेकिन पीछे से भाग लिया था उसमें। रूस ने भाग लिया, चीन ने भाग, सब लोग भाग ले रहे थे। तो इसका मतलब कि लोगों को ये लग रहा था कि अब हमको निकलना है एक, और दूसरा कि ये सरकार नहीं रह पाएगी और यही आएंगे। तो इसलिए उनसे वो वार्ता कर रहे थे कि भाई आप आइए तो, लेकिन आप दुनिया के लिए जैसे पहले जैसे थे वैसे मत रहिए, थोड़ा हमसे भी मिलजुल के होकर के रहिए। तो ये अचानक नहीं हुआ है, आप देखेंगे पूरी रणनीति रही। हाँ, इसके पीछे एक चीज़ और मैं देखता हूँ कि जैसे एक तो धार्मिक कट्टरता रही है, जो कि जिस तरीके से तालिबान का जो उभार हुआ, तो इस्लामिक कानून को, शरिया कानून को लागू कराने के लिए वहाँ का सपोर्ट भी मिला है। शुरू में जब पहली बार तालिबान आता है तो वहाँ के लोगों का सपोर्ट भी मिला है। और फिर ये अमेरिका का मामला, रूस का मामला, ये पूरा उलझा हुआ मामला एक पूरा नज़र आता है ये। अब जब ये घटना हो चुकी है और तालिबान का कब्जा हो चुका है अफगानिस्तान पर लगभग, तो पूरे देश में इसकी प्रतिक्रिया हो रही है, पूरे विश्व में, कि मतलब अलग अलग तरीके से जो है। तो पूरी दुनिया इसको किस रूप में देख रही है? देखिए, पूरी दुनिया से पहले तो मैं भारतीय समाज का ही अगर जिक्र करूं तो 3-4 तरह के तो प्रतिक्रियाएं सामान्य रूप से मिल रही हैं। एक तो जो बहुत कट्टर सोशल मीडिया के जरिए हम लोग देख रहे हैं कि जो बहुत कट्टर तरह के मुस्लिम समुदाय के भी लोग हैं, वो उसको अप्रिसिएट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब उनको ये लग रहा है कि अब वो तालिबान आ गए और ये जो इस्लाम का एक पूरा राज्य है वो छा जाएगा और अब कोई रोक नहीं पाएगा, जो पैन इस्लामिज्म जिसको कहा जाता है। इस तरह की प्रतिक्रिया मुस्लिम कई कट्टरपंथी लोगों में दिखाई दे रही है। जो यहाँ पे दक्षिणपंथी, जो बहुत हिंदू कट्टरपंथी जो कहे जाते हैं लोग, उनकी प्रतिक्रिया क्या है, वो जो लिबरल लोग हैं और जो यहाँ के मुसलमान हैं उन पे ताना देते हुए कह रहे हैं कि अब बोलिए आप, अब क्यों नहीं बोल रहे हैं आप, और ये सब आप लोगों का किया धरा है। और ये उसके लिए वो यहाँ के मुसलमानों को जिम्मेदार जैसे एक तरह से ठहराना और उनको कल्पित ठहराना, और वो लिबरल लोगों पे निशाना साधना कि ये आप ही के लोग, आप बड़ा सपोर्ट करते हैं और देखिए वो तो बड़ा आप लोगों के लिए तो ये अच्छा है ना, वो टॉन्टिंग कसते हैं। तो वो एक तरह से कहिए तो मने मन खुश है इस बात से लेके कि इस बिना पे, तालिबान के बिना पे, नाम पे, अब यहाँ पे जो उनका पूरा एजेंडा है वो सेट करता है और वो अब ये कह सकते हैं कि नहीं ये लोग तो ऐसे ही हैं और इनको ऐसा ही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो यहाँ के जो मुसलमान हैं उनके ऊपर एक तरह से अपर हैंड ले आने के लिए वो लोग नैरेटिव बढ़ते हैं। जो तीसरी स्थिति है, जो लिबरल लोग हैं, सबसे दयनीय स्थिति ऐसे समय में ऐसे लोगों की हो जाती है। वो शांति की बात करते हैं, वो कहते हैं कि भाई आप एक बेहतर समाज हो, लोकतांत्रिक समाज हो, वहाँ पे कानून का शासन हो। दुर्भाग्य से अफगानिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा है और जो लोग सत्ता में आए हैं वो कतई लोकतांत्रिक नहीं है, वो धर्म के आधार पे बहुत ही जाहिल और कट्टर लोग हैं और दुनिया के बारे में भी जो उनका अनुभव है वो बहुत ही खराब रहा है। तो इसलिए लिबरल लोगों को तो ये डर लग रहा है कि यहाँ से कोई चीज़ ऐसी अब न फैल जाए, या अब फैलने का खतरा है ही कि जो पूरे अफगानिस्तान को ही नहीं पूरे आसपास के रीजन को और पूरी दुनिया को एक तरह से तबाही के मोड़ पे लेके चली जाए। तो उनके लिए तो बड़ा कठिन काम है इस समय, उनको जवाब देना भी और अपने मन से भी सोचना कि अब क्या होगा इस चीज़ का। और जो वहाँ के लिबरल लोग हैं अफ़गानिस्तान के, मुझे लगता है कि सबसे भयानक मार तो उनके ऊपर है, क्योंकि 20 साल का एक पीढ़ी है जो बड़ी होके आई है और वो उसने अच्छे तरह से शासन देखा है। अब वो जरूर खून खराबा देखा है लेकिन उसने तालिबान का शासन झेला नहीं है। अब वो पीढ़ी कैसे रिएक्ट करेगी और कैसे इस व्यवस्था में रहेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। और बड़ा इस बात को लेके बड़ा डर भी रहता है कि उस समाज का, उस देश का, उस मुल्क के लोगों का क्या होगा। तो ये जो प्रतिक्रियाएं हैं और बाकी जो दुनिया भर में जो आप प्रतिक्रियाएं देखते हैं वो इसी तर्क पे आप देखिए कि जो कट्टरपंथी लोग हैं वो इस पूरी दुनिया में वो खुश हैं इस घटना से, और जितने लिबरल लोग हैं, जितने उदार लोग हैं, जो एक न्यायपूर्ण समाज की बात करते हैं, वो दुखी हैं इस चीज़ से और लेके चिंतित हैं कि क्या हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ ये भी मैं देख रहा हूँ कि जैसे तमाम देश जो है, भारत के साथ साथ अन्य जो देश हैं, वहाँ पर लोग जिनके फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है कि उनको बाहर निकाल लिया जाए। ये एक ऐसा मामला है कि क्या इसको एक अंदरूनी मामला या फिर गृह कलह या फिर एक इस तरीके से करके छोड़ दिया जाए
पूरा विश्व इसको छोड़ दे कि आपस में तुम लोग करो या मरो इस तरीके से, या फिर उसके लिए कोई ठोस प्रयास पूरी दुनिया को करना चाहिए कि इस समस्या का समाधान हो सके, कुछ ऐसा? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और बहुत सामान्य आदमी के जहन में ये बात आती है कि भाई दुनिया इतने सारे देश हैं और इतने सारे मुल्क हैं, इतने सारे सोचने समझने वाले लोग हैं, और एक पूरे मुल्क को तबाह होते हुए आप छोड़ के वहाँ से आप निकल रहे हैं और कैसी तबाही आने जा रही है आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। लेकिन आप इस बात को देखिए, एक चीज़ तो तय मानिए कि कोई भी दुनिया की ताकत बाहर से किसी मुल्क पे बहुत लंबे समय तक काबिज नहीं रह सकती, और आज के दौर में तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये तो है कि वो कोई मुल्क अगर जाएगा तो थोड़े समय के लिए जाएगा, बाकी हट जाएगा। आप इस बात की कल्पना करिए कि 9/11 अगर अमेरिका के खिलाफ नहीं हुआ होता तो क्या अमेरिका आया होता तालिबान को मानने? या किसी दूसरे देश पे हुआ होता तो शायद वो देश उस तरह से नहीं गया होता। वो ताकतवर था तो वो संयुक्त राष्ट्र संघ से प्रपोजल भी पास करा लिया और जाके मार भी आया। सबसे खराब जो स्थिति है ऐसे समय में, जो संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे मंस्थानों की है, जिसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि एक पूरा वो अपना तैयार करते, एक मंच बनाते, मंच था वहाँ पे, और एक साझी राय बना के यहाँ पे काम किया जाता। दुर्भाग्य से संयुक्त राष्ट्र संघ जो आपसी खींचतान और देशों की जो ताकतवर देशों की जो खींचतान है उसमें उसकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। और अफगानिस्तान की घटना ये दिखाती है कि हम लोग जो है सोचने समझने वाले तमाम लोग और ऐसे तमाम समुदाय इस घटना को लेके बहुत बेबस नज़र आते हैं और उनको लगता नहीं कि हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ पे। जबकि आप देखिए कि वहाँ पे जो काबुल एयरपोर्ट की ही जो तस्वीरें आ रही हैं कि कई हज़ार लोग जो है भीड़ बकरियों जैसे भीड़ में गुथे हुए हैं, और कल वहाँ पे विस्फोट हुआ, 100 लोग मारे गए हैं। कितनी दयनीय स्थिति लगती है कि कोई आदमी डैने पे बैठ के और सोच रहा है कि हम उड़ के इस देश से चले जाएंगे और वो गिर रहा है आसमान से। इससे बुरा क्या हो सकता है? लेकिन आप देख, ऐसी संस्थानों की, संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थानों की भारी असफलता है कि इतनी अराजकता के बाद भी वो कुछ नहीं कर पा रहा, जबकि उसकी एक जिम्मेदारी बनती है बिल्कुल जो एक मानवता के नाते इस चीज़ को सॉल्व किया जाए। भारत ने भी बहुत सारा इन्वेस्ट किया वहाँ पे, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एजुकेशन में और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चरों में, और बिल्कुल अफगानिस्तान का एक सहयोगी देश रहा है भारत। अब इस मोड़ पे भारत मतलब किधर देख रहा है वो? आप भारत देखिए तो आप शाह के भी शासन से सहयोगी रहा है, नजीबुल्लाह का जो शासन था उसमें भी भारत सहयोगी था, और तालिबान के साथ भारत का जो अनुभव आप देखेंगे कि कांधार जो विमान अपहरण हुआ था 99 में, तो भारत का जो वो रहा है वो बड़ा ख़राब रहा है। तो इसलिए जब वहाँ पे दूसरी सरकार आई तो भारत ने उससे ये समझा है कि वो हमारा बहुत निकटतम पड़ोसी है और इसलिए अच्छा संबंध होना चाहिए। तो भारत ने जो संसद बनी है अफगानिस्तान की, वो भारत के सहयोग से बनी है, और इसके अलावा पोर्ट बने हैं, बहुत सारा और इन्वेस्टमेंट है भारत का वहाँ पे, सड़कों का जाल, बहुत सारा अस्पतालों का, बहुत सारी चीज़ें भारत ने वहाँ पे बनाई हैं इन 20 सालों में। और जो रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस था दुनिया का, उसमें भारत एक बहुत बड़ा हिस्सेदार था और उसका बहुत स्टेक पे लगा हुआ था। और भारत को इवन पाकिस्तान से भी ज़्यादा अफगानी लोग प्यार करते हैं भारतीय लोगों को, भले ही वो दूसरे धर्म के लोग हैं और हम लोग दूसरे धर्म से आते हैं, लेकिन भारत और अफगानिस्तान का जो रिश्ता है वो बहुत मजबूत है, बहुत माइंडिंग उसकी तगड़ी है, भारत भी महसूस करता है। तो नेचुरली इस नाते भारत के लिए तो ये बहुत सेटबैक जैसी स्थिति है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि जब दुनिया उसी अफगानिस्तान को से डील कर रही है, उसी के साथ संबंध रख रही है, तो हम भी कहाँ भाग सकते हैं? तो उसमें कहीं ना कहीं आप देखें कि कल परसों विदेश मंत्री की जो ब्रीफिंग थी तमाम विपक्षी दलों के साथ, तो उन्होंने कहा कि हम वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखे हुए हैं और हम इस चीज़ पे गहरी नज़र रख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो उसमें आप देखेंगे कि दोहा वार्ताओं में जो इस घटना से पहले जो कतर में हो रही थी उसमें भारत भाग लिया था पर्दे के पीछे से, लेकिन यहाँ पे थोड़ी और भूमिका की ज़रूरत है भारत की। और भारत को इस मामले में इसलिए कि आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को कम से कम, अगर तालिबान ही सत्ता में आ गए तो हम कम से कम ये देखें कि भारत का जो इंटरेस्ट है वहाँ पे वो प्रोटेक्ट होता रहे और कोई फिर ऐसी घटना ना हो जाए जिसमें भारत के लिए बड़ा दिक्कत की बात हो। तो इस नाते हमारी जो भूमिका है वहाँ पे और हमारी जो स्थिति है वो महत्वपूर्ण है। पूरी दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्योंकि जाहिर सी बात है कि शीत युद्ध तो हर दौर में, हर समय, हर काल में चलता रहता है। तो आज के दौर में पूरी दुनिया इसको किस रूप में हम देखें, अगर इसका प्रभाव क्या पड़ सकता है पूरी दुनिया पर? देखिए, एक बात समझिए कि जो
पूरी दुनिया है, जो आज का समाज है, थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो आदर्श आज के डेट में मानी जाती है और दुनिया भर में माना जाता है। कहने के लिए अधिनायकवादी भी देश है, लेकिन वो अपने आप को कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी हैं हमारे यहाँ। जैसे बगल में बांग्लादेश है, वहाँ पे भी विपक्षी पार्टियां चुनाव में भाग नहीं ले रही हैं, पिछले चुनाव में नहीं लिया था, लेकिन फिर भी अकेले ही वो लड़ी और जीत के आ गई और लोकतंत्र चल ही रहा है। बर्मा भी अपने आप को लोकतंत्र कहता है और तमाम और देश हैं। तो कम से कम 150 ऐसे देश हैं जो अपने आप को दुनिया में लोकतांत्रिक कहते हैं, लेकिन अगर एक इंडेक्स जो बना हुआ है उस आधार पे 40-85 देश ऐसे आते हैं जो वास्तव में लोकतांत्रिक हैं या उसके आसपास हैं। बाकी जो 100 देश हैं वो किसी न किसी तरह से अधिनायक हैं धार्मिक रूप से, या किसी राजा के अधीन, किसी और इस तरह से चीज़ों के अधीन, किसी डिक्टेटर के अधीन। अफगानिस्तान को भी आप उसी श्रेणी में रखिए, और जो सबसे नीचे के 10, 20, 25 देश हैं उसी श्रेणी में। और ऐसा नहीं है कि अकेले दुनिया में अफगानिस्तान में ही इस तरह की व्यवस्था है। करीब 60 ऐसे मुल्क हैं इस्लामिक जो दुनिया में जिनमें जहाँ पे मुसलमान बहुमत में हैं, 60 देश ऐसे हैं। उसमें से 50 ऐसे देश हैं लगभग जहाँ पे जिन देशों में इस्लामिक वो कहते हैं अपने आप को, उन्होंने घोषित कर रखा है, जैसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ सऊदी अरेबिया या इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान या इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। तो उसमें 10 ही ऐसे देश हैं जो लोकतांत्रिक हैं, जिन्होंने कहा है कि नहीं हम जो है वो धर्म के आधार पर विभेद नहीं करेगा। उसमें से भी अधिकतर देश वो हैं जो रूस से अलग हुए हैं। तो इस्लामिक देशों के ये एक सवाल है उनके लिए कि जहाँ वो बहुसंख्यक हैं वहाँ उनको लोकतंत्र की बात ज़्यादा करनी चाहिए और लोकतंत्र की बात को उनको ज़्यादा उभारना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे इससे क्या होता है कि जहाँ वो अल्पसंख्यक होते हैं वहाँ पे उनका दावा जो है मजबूत होता है। अगर लोकतंत्र जहाँ वो बहुसंख्यक है रहता है तो, लेकिन जहाँ वो बहुसंख्यक है अगर वो इस्लामिक रिपब्लिक में खुश हैं तो फिर जहाँ वो अल्पसंख्यक जो समुदाय के लोग होते हैं उनके ऊपर फप्तियाँ कसी जाने लगती हैं और जो वहाँ के बहुसंख्यक हैं वो डोमिनेंस दिखाने लगते हैं और वो भी मांग करने लगते हैं कि हमारी तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे आप भारत को भी देख रहे हैं। तो इसलिए अफगानिस्तान की जो स्थिति है वो ऐसा नहीं है कि अकेला ऐसा देश है इस समय अफगानिस्तान जो इस तरह की टर्मोइल में है। कई एक और देश हैं जहाँ पे बहुत ही ख़राब स्थितियाँ हैं धर्म के आधार पे और सर्वसत्तावादी समाज के आधार पे भी। अफगानिस्तान दुर्भाग्य से उसमें सबसे नीचे जो कुछ 10-5 देश हैं उसमें अफगानिस्तान भी शामिल हो गया है। और चूंकि वो हमारा पड़ोसी है हमारे लिए, और चूंकि वो वहाँ से एक ऐसी चीज़ निकल के दुनिया भर में गई और एक आतंकवाद का पूरा हमने रूप देखा, तो इसलिए दुनिया उससे बहुत चिंतित है कि अब क्या होगा। लेकिन अगर आप ये इस बात को देखेंगे थोड़ा राजनीतिक चश्मे से, तो जो बड़े देश हैं उन्होंने एक पूरी डील की हुई है और उनकी डील हुई है। इसलिए आप ये समझिए कि जो अफगानिस्तान, जो मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन जो अफगानिस्तान है वो पहले वाला जो तालिबान है शायद वो उस तरह से न रहे, और वो जब उनके पास ये शासन है तो शायद वो अपने यहाँ इस्लामिक चीज़ें तो लागू करेंगे, शरिया लागू करें और सब सारी चीज़ें करें, लेकिन वो दुनिया के लिए उस तरह से शायद नहीं रहेंगे और वो थोड़ा मिलजुल के भी रहने की कोशिश करेंगे शायद। ऐसा मुझे लगता है कि चूंकि उनके यहाँ आप जानते हैं खनिज के बहुत बड़े भंडार हैं, तो दुनिया का भी इंटरेस्ट होगा और बदले में वो भी उनसे कुछ चाह रहे होंगे। तो इसलिए ऐसा लगता है कि थोड़ा उनका मॉडरेट रूप दिखाई देगा। कहना कठिन है कि वो क्या होने जा रहा है, और वो जब मॉडरेट होंगे तो उनके भीतर के कट्टरपंथी उनको रहने देंगे कि नहीं रहने देंगे, और जो वहाँ की नई पीढ़ी है जिसने स्वतंत्रता देखी है वो उसको कैसे रिएक्ट करती है, ये सब सारी चीज़ें आने वाले समय में बताएंगे। एक बस आखिरी सवाल मैं लूँगा कि कट्टरता, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कट्टरता जो आई है वो धर्म के ही आधार पर आई है। धर्म के आधार पर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं, सबसे ज़्यादा खून खराबे धर्म के नाम पर ही हुए हैं, चाहे वो बहुत सारे धर्म उसमें शामिल हुए हैं। कट्टरता किसी भी धर्म के लिए बहुत खतरनाक है और उसका स्वरूप हम देख रहे हैं तालिबान के रूप में। इसको आप किससे देखते हैं? ये तो आप देखिए कि जो इतिहास है मानव सभ्यता का, आप इस चीज़ से भी देख सकते हैं कि लगभग सभी जो एक धार्मिक रूप से समूह होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जो अच्छी चीज़ें होती हैं और जो अच्छी शिक्षाएं होती हैं वो पीछे छूट जाती हैं, और उसका पालन जो है वो लोग कम ही कर पाते हैं, या समाज करता है लेकिन जो उसको लीड करने वाले लोग होते हैं जब उनका वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाता है तो वो उसको उपयोग करते हैं अपने लिए एक जगह बनाने के लिए, और उसके नाम पे बहुत सारे लोगों को वो चुप करा देते हैं।
तो आप देखेंगे कि जितने आप ईसाइयत को भी देखिए कि पूरे मध्य युग में वो भयानक रूप से लड़ते रहे और वो कहते रहे कि हम क्रूसेड करने जा रहे हैं, उनको मारेंगे, उनके प्रोटेस्ट, जब कुछ नहीं मिला तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट लड़ते रहे। आप इस्लामिक देशों को ही देख लिए, आप पूरे आप वहाँ पे जो अरब ही देशों को अगर आप देख लें तो आपस में उनकी भयानक लड़ाइयाँ हैं। यमन भी इस्लामिक देश है, ईरान भी इस्लामिक देश है और इराक भी इस्लामिक देश है, और यमन और सऊदी अरब दोनों इस्लामिक देश है, दोनों की भयानक लड़ाई है। सीरिया इस्लामिक देश है लेकिन सऊदी अरब से उसकी नहीं पड़ती। आप ईरान और इराक की लड़ाइयाँ दसियों साल तक रही हैं। आप पाकिस्तान तो इस्लामिक देश है लेकिन पाकिस्तान में अंदर के पैमाने पे कितने खून खराबे हैं। इवन तालिबान को देखिए कि वहाँ पे 99% मुसलमान हैं लेकिन वो मार किसे रहे हैं, वो मुसलमान को ही मार। तो ये जो कट्टरता आप देखते हैं वो किसी तरह से आप ये मत समझिए कि वो सिर्फ दूसरे को मारेगी, अगर दूसरा वहाँ से हट जाएगा तो वो आपस में भी खत्म होगा, क्योंकि वो एक विचारधारा, वो एक मानसिकता हो जाती है। और वो किसी भी धर्म के लिए, कई बार ये लोग बात, जैसे यहाँ भी जो कट्टर लोग हैं वो कहते हैं कि आप उस पर बात क्यों नहीं करते, उस पर बात क्यों नहीं करते। ये सब बातें इसीलिए होती हैं कि आप अफगानिस्तान को कम से कम अपना मॉडल मत बनाइए, पाकिस्तान को अपना मॉडल मत बनाइए। आप अपना मॉडल जो है वो किसी ऐसे मुल्क को रखिए जो लोकतांत्रिक हो, जो थोड़ा डेमोक्रेसी जहाँ पे हो, जो प्रगत कर रहा हो, जो 21वीं सदी के साथ आगे बढ़ रहा हो, जहाँ ज्ञान विज्ञान का पूरा जो चीज़ें हैं। बेशक आप इस दुनिया में रह रहे हैं तो आपको अपनी सुरक्षा भी जरूरी है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो आप एक लिबरल उदार समाज जो बनाते हैं वही आपको आगे लेके जाएगा। ये इतिहास सिखाता है और वर्तमान भी उसी दौर पे है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और अफगानिस्तान पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो गई, क्या पूरा मामला है, और अभी तो बस पूरी दुनिया के लिए हम और समझे कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अभी कोई निर्णय लेना जो है वो जल्दीबाजी होगा। तो दोस्तों हमारी कोशिश रही कि इस पूरे मामले को समझा जाए कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, तालिबान ने कैसे कैसे वहाँ पर कब्जा जमाया अपना, और भविष्य देखें आगे क्या होता है। और देखते रहिए हमारा संवाद कार्यक्रम। फिर मिलते हैं हम अगले एपिसोड में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।